हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के ये इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे टेट, सुपर टेट, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रत्येक प्रश्न अपने आप में एक कंटेंटिव क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से शुरू करेंगे और लास्ट तक इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। पेपर के लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं, अगर आप 25 के ऊपर स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1973, वर्ष 1974, वर्ष 1975 या वर्ष 1976? भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है गैंडा तथा हाथी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो गैंडा परियोजना का प्रारंभ भारत में 1987 में तथा हाथी परियोजना का प्रारंभ सन 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो वर्ष 1975 सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का प्रारंभ वर्ष 1975 में भारत में शुरू किया गया था। पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, IUCN, डी है चेन्नई। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल मतलब इस पर विचार ही नहीं करना है, आपको ऑप्शन ABC में देखना है। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक में संकटाग्रस्त जो जानवर हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है। भारत के संकटग्रस्त एवं विलुप्तप्राय जीवों की सूची में लाल पांडा, भालू, ऊदबिलाव, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गैंडा, जंगली गधे आदि सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें पूछ रहा कि IUCN आपसे बताया गया ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक क्या है? IUCN के द्वारा जारी की गई एक बुक है जिसमें संकटापन्न जीवों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का संगठन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नासा का संगठन 19 जुलाई 1958 नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स NCA की जगह पर किया गया था। पहले इस संस्था का नाम NCA था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नासा की जो अध्यक्ष हैं इस टाइम वो भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला हैं जिनका नाम भव्या लाल है। चलिए, कभी कभी पूछा जाता है आपसे विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान क्या है? तो नासा के साथ अगर इसरो आता है तो आप नासा में टिक कर देते, वो गलत हो जाता है। एक्चुअली एक सर्वे के हिसाब से ये बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान भारत का इसरो है जो कि बंगलौर में स्थित है। और इसरो की स्थापना आपको पता ही है कि बंगलौर में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1958 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं उनका विस्तार आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार एवं सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ऑप्शन सी है बिहार और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो ये आंसर हो जाएगा, देखिए ये एक नया सर्वे है, कह रहे हैं कि जब सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में दिल्ली जिसकी जो आबादी है जनसंख्या प्रति किलोमीटर में 11,320, लेकिन ये संघीय क्षेत्र है, जबकि राज्यों के संदर्भ में बिहार 1106 शीर्ष पर पहुंच गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो चूंकि अगर संघीय पूछा जाता तो आपका हो जाता न्यू दिल्ली, पर यहाँ पे आपसे पूछा गया है राज्यों संदर्भित, तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बिहार में। और सबसे न्यूनतम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है अक्षांशीय स्थिति, ऑप्शन बी है समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन सी है पवनों की दिशा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उसमें उपयुक्त सभी के साथ सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। आपकी जो भारत की जलवायु वो मुख्यतः मानसूनी जलवायु है, और इसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण हैं वो इसमें लिखे हुए हैं कि अक्षांशीय स्थिति, जैसे समुद्र के पास से जितना दूर हम चले जाएंगे वहाँ की जलवायु जो है एक्सट्रीम टाइप की हो जाएगी, यानी अधिक गर्मी अधिक सर्दी वाली। इसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से जितना ऊंचे पे जाएंगे आपको पता ही है कि हर 162 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। पवनों की दिशा, आपको पता ही है कि पवनों की जो दिशा है, जब पवन आपके उत्तर दिशा की तरफ से भारत में चलते हैं तो फिर ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि वो हिमालय के पर्वतों को छू कर आती हैं, और जब प्रशांत महासागर की तरफ से हवाएं आती हैं तो फिर मानसूनी हवा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूरब में बिहार एवं झारखंड अवस्थित है। तो इस तरह अगर गिनती करेंगे इनकी सबकी तो आपके 9 राज्य इसमें निकल कर आते हैं। देखिए एक केंद्र शासित राज्य भी इसमें दिया गया है, दिल्ली जो आपका केंद्र शासित राज्य है। अगर आपसे ये पर पूछा जाता कि केवल कितने राज्यों को उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा स्पर्श करती है, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 8 सही हो ऑप्शन नंबर ए यानी 8 सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि केंद्र शासित राज्य भी दिया है तो आपका 9 सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में उत्तराखंड, जब आप मैप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूरब में बिहार और झारखंड अवस्थित हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 20 यानी 9 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है आपका सहारनपुर से कुशीनगर तक, सहारनपुर से गोरखपुर तक, बिजनौर से कुशीनगर तक और बिजनौर से महाराजगंज तक। तो देखिए जो भाबर का क्षेत्र है, जब आप यूपी के मानचित्र को ऐसे देखते हैं, मैं एक प्रतीकात्मक ऐसे बना रहा हूँ, आपका यूपी का जो मानचित्र है वो लगभग ऐसे है। तो जो आपका भाबर का क्षेत्र है तो सहारनपुर आपका यहाँ पे स्थित है, और करें कुशीनारा यहाँ पर है बिहार के बॉर्डर में। तो जो ये वाला इलाका है इसमें भाबर का क्षेत्र पाया जाता है, यानी पश्चिम से सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। इस तरह से जब आप उत्तर की तरफ चले जाते हैं यानी थोड़ा सा पूरब की तरफ जाते हैं तो आपकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है, और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहारनपुर से कुशीनगर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन है जावेदी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है श्रृंखला किसे कहते हैं? देखिए इसको सुधार लीजिए, मिस प्रिंट है या बार बार आप गलत कर रहे हैं। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है भोजन को खाने से पचाने तक का क्रम, या फसलों की बुआई से लेकर भंडारण तक का क्रम, या ऑप्शन सी है भोजन में पौष्टिकता की मात्रा का क्रम, या ऑप्शन डी है भोजन संबंधों के आधार पर जीवों का क्रम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो पूछा जा रहा है वो ये कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में भोजन संबंधों के आधार पर जीवों के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे आपने बहुत पहले से इसको पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया जाता है कि प्लांट होते हैं पहले हरे पौधे, फिर इसके बाद आपका ऑप्शन लगता है प्लांट के बाद आपका आता है कीड़े मकोड़े, फिर उनको खाने वाले छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली के बाद मानव। ये आपकी आहार श्रृंखला कहलाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भोजन संबंधों के आधार पर जो जीवों का क्रम है उसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं।
फिर से देखेंगे, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? भोजन संबंधों के आधार पर जीवों का जो क्रम निर्धारित किया गया है उसको जो है आहार श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, किसी विशेष में या विशेष क्षेत्र में किसी एक प्रजाति के जीवों का समूह, किसी निर्धारित क्षेत्र में अंतःक्रिया करने वाले समस्त जीवों का समूह, केवल वनस्पतियों का समूह। तो इसमें देखिए जो निगेटिव ऑप्शन है इसमें बार बार कह रहा कि एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, तो ये सही नहीं होगा। इसमें भी है एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, ये भी सही नहीं होगा। इसमें केवल वनस्पतियों का सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि किसी निर्धारित क्षेत्र में अंतःक्रिया करने वाले समस्त जीवों का जो समूह होगा वही पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। पारिस्थितिक तंत्र को इकोसिस्टम भी कहते हैं और आपको पता ही होगा कि प्राणियों की जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो निर्धारित क्षेत्र में होती हैं और सभी जीवों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है केवल उष्ण मरुस्थल में, ऑप्शन बी है केवल शीत मरुस्थल में, ऑप्शन सी है जल एवं नमी युक्त सभी स्थानों पर, ऑप्शन डी है केवल चट्टानों पर। तो इसका किसी का गलत नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जल एवं नमी युक्त स्थानों पर शैवाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, आप बी ऑप्शन है सर सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन सी है लियाकत अली और ऑप्शन डी है शिबली नोमानी। तो आपका सर सैयद अहमद खान बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था आंदोलन, जिसको अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनकारी या समाज सुधारक इनको माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सर सैयद अहमद खान सही हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। इनके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो इनका एक बहुत बड़ा स्लोगन था। रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे। और सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन है गोविंद रानाडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16वें में है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी के नाम पर सन 1897 में की थी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए इसमें दयानंद सरस्वती का भी नाम आया, तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक लिखी थी। और जो आपके गोविंद रानाडे जी हैं, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने भी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन का कंटेंट क्लियर हो रहा है। आप पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे और एक कॉपी और पेपर लेके बैठेंगे, पेन, जिसमें आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है। आप अपनी तैयारी को लास्ट में देखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को करते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे अगर आपका स्कोर 25 के ऊपर है तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव किया गया था? वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें निर्धारित किया गया था कि यदि अंग्रेज सरकार 1 वर्ष के भीतर भारत को डोमिनियन राज का दर्जा नहीं देती हैं तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेगी। तो इस तरह से इसमें पूछा गया है कि किस अधिवेशन में, तो कब? 1929 में, जो आपका लाहौर का अधिवेशन था, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी कि अगर इसमें जो है ये फिर नहीं करेंगे तो हमारे देश को अगर डोमिनियन राज का दर्जा नहीं देते हैं तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करें कि
इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो दिसंबर 1929 का ये अधिवेशन था और रावी नदी के तट पर हुआ था, लाहौर के पास। और इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचे साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 15। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन हमारे देश में पहुंचा तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः साइमन कमीशन का दूसरा नाम भी दिया गया व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार, शक्तिशाली केंद्र, सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार बढ़ाने, सेना का भारतीयकरण, विधानमंडल का पुनर्गठन, गृह सरकार की शक्ति में कमी और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व, बर्मा को भारत से और सिंध को बम्बई प्रांत से अलग करने आदि साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें थी। जिसमें सबसे जो गलत सिफारिश थी वो बर्मा को भारत से और सिंध प्रांत को बम्बई प्रांत से अलग करने की सिफारिश सबसे गलत थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें एक कोई भी भारतीय नहीं था और इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो आपकी 7 थी, यानी इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। और इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। साइमन कमीशन गो बैक इस तरह के नारे लगाए गए, अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज की और लाला लाजपत राय जो प्रमुख आंदोलनकारी क्रांतिकारी थे उनकी इसमें मौत हो जाती है। और उन्होंने लिखते हैं कि मेरी लाश के लिए ताबूत में बने जितनी भी कीलें लगी हैं वो अंग्रेज़ों के विनाश का कारण बनेंगी। इस तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 8 अगस्त 1924, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1925, ऑप्शन सी है 10 मई 1926 और ऑप्शन डी है 20 अगस्त 1925। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब इसमें देखें काकोरी कांड, देखिए पहले था क्या। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8वीं डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई और ये घटना 9 अगस्त 1925 को अंजाम दी गई थी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस रिपोर्ट के तहत मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी है मूडी मैन समिति रिपोर्ट, ऑप्शन सी है रोलैक्ट एक्ट रिपोर्ट या साइमन कमीशन रिपोर्ट। सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये तो फिर नहीं होगा। और इसमें कह रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट में ही नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट कब प्रतिपादित की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है जुलाई 1928 को प्रतिपादित की गई थी। देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर हैं आपके, बस आप अपना नोट डाउन करते चले जाएंगे, आप किसी भी पेपर को बड़े आराम से क्रैक कर पाएंगे। इसलिए आपको लिखना और लिखने के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता संग्राम जब जारी था हमारे देश में तो कह रहे हैं प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मना दिया गया था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1929, ऑप्शन नंबर सी है 1930 या ऑप्शन नंबर है 1920। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1930 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जैन तीर्थंकरों के मंदिर भारत में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए है प्रयागराज इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है भोपाल मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी है अयोध्या फैजाबाद में। अयोध्या फैजाबाद के प्रमुख धार्मिक स्थलों में हनुमानगढ़ी, कनक भवन, 5 जैन तीर्थंकरों के मंदिरों का भी निर्माण यहाँ पे कराया गया था। जो 5 जैन तीर्थंकर थे उनके नाम ऋषभदेव,
अजितनाथ, अभिनंदनाथ, सुमितनाथ व अनंतनाथ ये मंदिरों के नाम जाने जाते हैं। देखिए अभी आपसे पूछा भी गया था, पिछले पेपर में पूछा गया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों के मंदिर एक ही जगह पर कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों ने उसमें गलत भी किया था। ये कौशाम्बी में स्थित है, महाराजा कुशाम की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के नज़दीक है, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ पर जो है जैन और बौद्ध धर्म दोनों के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा कि 5 जैन तीर्थंकरों के मंदिर भारत में कहाँ स्थापित थे, तो आपका अयोध्या फैजाबाद सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। बहुत ही कंटेंटिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस समय आपका सबसे राजनीति का मुख्य आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति सहयोग के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी है लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी है लीग ऑफ जस्टिस, या ऑप्शन डी है G7। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो शांति की व्यवस्था, सहयोग तथा सद्भावना बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी वारिस अली शाह की मज़ार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हाजी वारिस अली शाह की मज़ार, ऑप्शन ए है बाराबंकी, मेरठ, आगरा या अयोध्या। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है, और आपका वहीं पर हाजी वारिस अली शाह की मज़ार भी स्थित है। यहाँ पर कार्तिक मास के महीने में उस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम देवा शरीफ मेला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग के जो प्रमुख हैं उसको महापंजीयक या जनगणना आयुक्त या रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना 1872 से प्रारंभ मानी जाती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की जो 2011 की जनगणना उसको 7वीं जनगणना माना गया है। इस जनगणना का शीर्षक हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही हो जाएगा, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, भारत में शहरी एवं गरीबी का प्रतिशत कितना है? भारत एवं शहरी एवं ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है शहरी गरीबी 13.7%, ग्रामीण गरीबी 25.7%, शहरी गरीबी 12.9%, ग्रामीण गरीबी 24.9%, शहरी गरीबी 11.1%, ग्रामीण गरीबी 9%, या इनमें से कोई नहीं। भारत में शहरी गरीबी का जो प्रतिशत है वो 13.7% और ग्रामीण गरीबी 25.7%, एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिशु लिंगानुपात है। वैसे आपसे पूछा जाता है भारत में कुल भारत का लिंगानुपात क्या है, तो वो जो है 943/1000 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो भारत का जो शिशु लिंगानुपात है 2011वीं की जनगणना के अनुसार 919/1000 सही हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है? तो ऑप्शन ए है 1921 से 31, ऑप्शन बी है 1991 से 92, ऑप्शन सी है 1961 से 71, या ऑप्शन डी है 1948 से 49। तो जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है वो 1961 और 71 यानी 1961 का दशक इसको जनसंख्या विस्फोट माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का उद्देश्य क्या है? तो सभी भारतीयों को आर्थिक न्याय प्राप्त करवाना, सभी भारतीयों को सामाजिक न्याय प्राप्त करवाना, या सभी भारतीयों को राजनैतिक
न्याय प्राप्त करवाना या उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए जो हमारे संविधान का उद्देश्य उसमें पहले बताया गया कि संविधान जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों प्रकार के न्याय प्राप्त करवाना उद्देश्य है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, या नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के हेग शहर में। तो आपका जो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय है वो नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के हेग शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका का न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क में क्या स्थित है? नहीं, तो न्यूयॉर्क में आपका यूनाइटेड नेशन का कार्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क का पुराना नाम एम्स्टर्डम था, डचों के कब्जे में था, लेकिन 1664 में अंग्रेजों ने इसे प्रिंस यॉर्क के नेतृत्व में जीत लिया था और उसी खुशी में एम्स्टर्डम को हटाकर न्यू के बाद यॉर्क शब्द लगाया और न्यूयॉर्क बना दिया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है। दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड का जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपका अंगटाड, GATT, श्रम संगठन, मौसम विभाग संगठन, ये सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित हैं। ऑप्शन सी में है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। देखिए अमेरिका का जो वाशिंगटन डीसी बहुत ही राजनीति के रूप में वाशिंगटन डीसी, इसकी भी स्थापना वहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर की गई है और वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ की राजनीतिक राजधानी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। और यहाँ पर IMF का मुख्यालय स्थित है। IMF का मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है वाशिंगटन डीसी में। इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखते रहेंगे, अपनी तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।